हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं एम के प्रभाकर आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर विद स्टैटिक जीके में स्वागत करता हूं। आज हम लोग जीएस का जो है जीएस में साइंस पेपर का जीव विज्ञान का एक छोटा सा टॉपिक कोशिका को डिस्कस करेंगे और गौर से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, है ना, चीजें समझ में आएगी। और काफी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। हमने चूज किया है कोशिका यानी कि सेल। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को ये दिक्कत रहता है कि सर प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होता है, यूकैरियोटिक कोशिका क्या होता है। जब क्लास में अगर हम बोल रहे हैं इस चीज को कि देखो जी ये प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण है, ये यूकैरियोटिक सेल का उदाहरण है, तो वहां पे दिक्कत होता है। ठीक है, तो उन सारे बच्चों के लिए काफी ये यूजफुल वीडियो होगा, देखिएगा, ध्यान से देखोगे। देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें जो सेल जो है यानी कोशिका जो है किसे कहते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो यही दिमाग में आएगा कि कोशिका किसे कहते हैं। तो और इसका आंसर भी आपको पता होगा, है ना, वो एक लाइन रटा हुआ वाला कि जीवों के संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। तो बिल्कुल एकदम सही है। और उसी चीज को थोड़ा सा यहाँ पे एलोबरेट करके जो है एक्सटेंड करके जो है क्या करेंगे हम लोग देखेंगे। देखिए, तो हमने कहा कि कोशिका किसे कहते हैं, जैसे आपके दिमाग में आया सेल किसे कहते हैं, व्हाट इज सेल, देन आपको आपके दिमाग में ये बात आता है कि किसी भी जीव के सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। बिल्कुल सही है। जैसे देखो, हमने कहा कि मान लो, है ना, सबसे दो पॉइंट अभी हमने लिखा कि किसी भी जीव का हमने कहा सबसे छोटी, ठीक है, छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। ठीक है, कोशिका कहते हैं या कोशिका कहलाता है, या कोशिका किसी भी जीव का सबसे छोटा जो है कोशिका कहते हैं। पहले इसको पूरा कर लेते हैं, कहते हैं या कहलाता है, या ऐसे कहते हैं कि कोशिका किसी जीव का सबसे छोटी संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई होती है। तो अब संरचनात्मक और क्रियात्मक का मतलब ये हुआ, अगर अंग्रेजी में इसी का अगर हम बात करें, है ना, संरचनात्मक, है ना, संरचनात्मक। देखिए तो यहाँ पे ऐसे देखिएगा, संरचनात्मक का मतलब ये हुआ स्ट्रक्चरल। अगर जिन बच्चे को अंग्रेजी वाले शब्द आना चाहिए, ये स्ट्रक्चरल क्या चाहिए बताइए, तो स्ट्रक्चरल। और क्रियात्मक का मतलब ये हुआ, क्रियात्मक का मतलब क्या होगा बताइए, तो फंक्शनल। तो हम जब भी सेल को डिफाइन करते हैं तो बोलते हैं कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। स्ट्रक्चरल और क्या चीज बताओ तो, है ना, स्ट्रक्चरल, है ना, और क्या चीज, फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड सेल। तो ये अब देखिए इसको समझते हैं। देखिए यहाँ पे ऐसे, अब हमको ये समझना है कि स्ट्रक्चरल यूनिट और फंक्शनल यूनिट का मतलब क्या होता है, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई का मतलब क्या होता है। रट तो लिए है, एक लाइन तो रटा हुआ है, लेकिन देखिए इसको ऐसे समझते हैं। मान लो कोई दीवार है, ठीक है, कोई वॉल है ना, और ये सब लोग इससे परिचित होंगे, सारे लोग, है ना, कि गांव घर में जब हम जो घर उठाते हैं तो पहले क्या करते हैं, दीवार देते हैं। तो दीवार का अगर हम बात करें तो हम लोग ये देखते हैं कि ये दीवार एक छोटा छोटा इकाई से मिलकर के बना होता है। कुछ ऐसा जो है ना, ऐसा इकाई बार बार जो है रिपीट होता है, तो है ना, ये और ये छोटका जो इकाई बार बार जो रिपीट हो रहा है, ठीक है, जो रिपीट होकर के क्या बना रहा है बताइए, तो पूरा का पूरा दीवार बना रहा है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं बताइए, तो इसे हम कहते हैं ईंट। तो छोटका इकाई ईंट हुआ और बड़ा जो संरचना बना कई ईंट के मिलने से, इसको हम लोग क्या कहते हैं, दीवार। तो अगर हम पूरे को दीवार कहते हैं, ठीक है, ये दिस इज दीवार हो गया, यानी कि ये क्या हो गया बताइए, तो वॉल हो गया। ठीक है, तो बाल बताओ ये पूरा का पूरा दीवार है, तो बताइए ये किससे मिलकर के बना हुआ। तो आप है ना ये इकाई का बात करते हो कि सर यही बार बार तो रिपीट हो रहा है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो ब्रिक्स कह देते हैं, यानी कि यही क्या है बताइए, तो ईंट है। तो देखिए यहाँ पे दीवार का जो संरचना है, इसको बना कौन रहा है, बार बार कौन सा संरचना रिपीट होकर के दीवार बना रहा है, तो आपके दिमाग में आंसर है ईंट।
ठीक है। इसलिए ईंट जो है दीवार का क्या कहलाएगा, संरचनात्मक इकाई, संरचना बनाने वाला सबसे छोटा क्या चीज, तो इकाई कहलाएगा। क्लियर हो गया। उसी तरीके से अगर हम इस दीवार को अगर हम बात करें, इस दीवार को अगर हम शरीर से इसको कंपेयर करें, मान लो ये क्या है बता, तो जीवों का शरीर है, ठीक है, शरीर। तो बताइए जिस तरीके से दीवार के संरचना बनाने वाले छोटका इकाई को ब्रिक्स कहते हैं, मतलब ईंट कहते हैं, तो उसी तरीके से है ना, यहां पे अगर हम बात करें कि दीवार को अगर शरीर मान ले, तो शरीर को बनाने वाला सबसे छोटका इकाई जो है, मतलब ईंट की जगह पे हम लोग इसको किससे तुलना कर सकते हैं, तो कोशिका से। मतलब ये हुआ कि कोशिका जो है जीव का क्या है, सबसे छोटा है ना इकाई है जो संरचना बना। ठीक उसी प्रकार जैसे ईंट जिस प्रकार से दीवार का सबसे छोटे इकाई के रूप में काम करता है और मिलकर के आपस में क्या करता है, पूरा दीवार बनाता है ना। उसी तरीके से बहुत सारा कोशिका जो आपस में मिलेगा तो किसी भी जीव का क्या बनाएगा, शरीर का संरचना बनाएगा। इसलिए क्या कहलाएगा, संरचनात्मक इकाई कहलाएगा। क्लियर हो गया। जैसे देखिए ऐसे मान लो है ना, ऐसे देखिए मान लो कोई जीव है, ठीक है, आप ही लोग में से कोई एक होगा है ना, कि मान लीजिए कि है ना मैं अपना ही बना रहा हूं, तो अगर डायग्राम ये अगर हम बात करें कोई ऐसा है ना, ये इस तरीके से अगर हम बनाने का प्रयास करें, मान लो ऐसे, ठीक है, ये इस तरीके से देखिए ऐसे 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 और ये ऐसे है ना, ये और ऐसे कुछ ऐसा होगा। तो देखिए ये अगर किसी है ना मानव का है ना क्या बताइए, तो अगर बॉडी है तो इसका बॉडी छोटा छोटा संरचना से बार बार ये छोटा संरचना क्या कर रहा है, रिपीट होकर के पूरे शरीर का संरचना का निर्माण कर रहा है। तो यहाँ पे ये जो गोला आपको दिख रहा है, ये छोटा छोटा जो गोला दिख रहा है डायग्राम में, जो पूरे शरीर का संरचना का निर्माण कर रहा है, इसी गोले को, प्रत्येक गोले को हम लोग क्या कह देंगे बताइए, तो कोशिका है ना। यानी कि मान लो अगर ये गोला को, अगर मान लो ये गोला को हम कहते हैं कोशिका है ना, अगर मान लो ये गोला को हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका, तो यही गोला तो पूरे शरीर का संरचना बना रहा है। इसलिए गोला का हमने कहा कि गोला को अगर कहा देते कोशिका, यही गोला बना रहे पूरे शरीर का संरचना, यानी कि कोशिका बना रहा है पूरे शरीर का संरचना। मतलब तो संरचना बनाने वाला सबसे छोटका इकाई कौन है, तो ये कोशिका है। इसलिए इस कोशिका को क्या कहेंगे, संरचनात्मक इकाई। क्या कहेंगे, संरचनात्मक इकाई कहेंगे, यानी स्ट्रक्चरल यूनिट कहेंगे। किसी भी जीव का क्या कहेंगे बताइए, तो स्ट्रक्चरल यूनिट कहेंगे। तो ये मैं आशा करता हूं कि क्लियर हुआ होगा कि स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों कहते हैं कोशिका को, अगर ये क्वेश्चन आपसे किया जाए तो। ये नेक्स्ट अगर हम बात करें, देखिए यहां पे अगर हमने कहा फंक्शनल यूनिट, ठीक है, कोशिका को हम लोग और क्या कहते हैं बताइए, तो फंक्शनल यूनिट कहते हैं। और फंक्शनल यूनिट का मतलब क्रियात्मक इकाई। तो क्रियात्मक इकाई का मतलब भी उसी तरीके से समझना है। देखिए क्रियात्मक इकाई का मतलब भी ठीक उसी प्रकार से समझना। मतलब देखिए क्या, हमारा शरीर जो कोई भी काम कर रहा है ना, हमारा शरीर जो कोई भी काम कर रहा है, तो वास्तव में हमारा शरीर काम कर रहा है ये हम बोलते हैं। तो वो कार्य जो है शरीर के अंदर होने वाले जितने भी क्रिया है, वो वास्तव में जो है हर एक कोशिका के अंदर हो रहा है। छोटे स्तर पे, सबसे छोटका लेवल पे बताइए तो कहां हो रहा है, तो प्रत्येक कोशिका के अंदर। हम कहते हैं ना कि कोई मान लो ये शरीर है, ठीक है, ये शरीर है मान लीजिए, तो कहते हैं कि ये शरीर कार्य कर रहा है, या शरीर के अंदर जो भी रासायनिक क्रिया हो रहा है या क्रिया हो रहा है, वो वास्तव में सबसे छोटका लेवल पे किसके अंदर हो रहा है बताइए, तो कोशिका में हो रहा है। किसके अंदर हो रहा है, कोशिका में हो रहा है। यानी काम भी, क्रिया भी है ना, रासायनिक क्रिया भी, केमिकल रिएक्शन भी सबसे छोटे स्तर पे कहां हो रहा है, तो हर एक कोशिका में हो रहा है। इसलिए कोशिका को कहते हैं क्रियात्मक इकाई। जैसे वो उदाहरण ले लेते हैं, मान लीजिए कि हम कहते हैं कि हमारा शरीर जो है, हमारे शरीर के अंदर ग्लूकोज टूटता है तो हमको क्या मिलता है बताइए, तो ऊर्जा मिलता है, ठीक है, जिसको हम लोग श्वसन भी कहते हैं, कोशिकीय श्वसन के नाम से भी आगे हम लोग देखेंगे, है ना। ये तो देखिएगा, तो कोशिकीय श्वसन, तो भाई मेरे जो हमारे शरीर, हम भोजन खाते हैं, भोजन करते हैं, भोजन में ग्लूकोज जो है कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के रूप में परिवर्तित होकर के हमें टूट करके हमको ऊर्जा देता है। तो पता है ये ग्लूकोज टूटने की क्रिया जो है ना, वो वास्तव में सबसे छोटे स्तर पे कहाँ हो रहा है, इसी कोशिका के अंदर हो रहा है।
तो यही कारण है कि हम कोशिका को क्या कहते हैं, किसी भी जीव का क्रियात्मक इकाई। मैं आशा करता हूं कि अभी तक हमने 3 शब्द को हमने डिफाइन किया, परिभाषित किया। पहला जो है वो शब्द है, पहला जो शब्द है हमने कहा कोशिका क्या है ना, व्हाट इज सेल। दूसरा हमने कहा इसको संरचनात्मक इकाई क्यों कहते हैं, संरचनात्मक है ना इकाई जो कहते हैं, इकाई कहते हैं तो उसका मतलब क्या है। और तीसरा हमने कहा क्रियात्मक इकाई जो कहते हैं, क्रियात्मक इकाई जो कहते हैं तो इसका क्या मतलब है। ये 3 शब्द को हमने क्या किया, परिभाषित किया है ना, आपको हमने बताने का कोशिश किया है ना। मैं आशा करता हूं कि आपको क्लियरली समझ में आया होगा। क्लियर, चलिए जी अब हम थोड़ा सा देखते हैं, बेसिक बात देखते हैं, कोशिका का जो एक प्रकार के बारे में देखते हैं, सेल के टाइप्स के बारे में देखते हैं। ये कोशिका है ना का क्या चीज बताइए, तो प्रकार, यानी हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ क्या चीज बताओ तो सेल, टाइप्स ऑफ सेल का अगर हम बात करें तो सुनिए, हम बचपन में है ना, यानी बचपन कहने का मतलब ये हुआ कि छोटे स्टैंडर्ड में, छोटे क्लास में जब हम पढ़ते हैं है ना, तो ऐसा पढ़ाया जाता है। कोशिका देखिए जी 2 प्रकार का होता है मुख्य रूप से, एक कहलाता है प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका है ना, प्रोकैरियोटिक क्या चीज बताइए तो कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका। और दूसरा क्या हो गया बताइए तो यूकैरियोटिक कोशिका। तो ये यूकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक है ना कोशिका, देखिए यूकैरियोटिक कोशिका यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल है ना। प्रोकैरियोटिक सेल देखिएगा, प्रोकैरियोटिक सेल और ये क्या हो गया बताइए तो यू है ना कैरियोटिक सेल हो गया। अब समझिएगा है ना ये, और ये बताया जाता है हम लोग या पहले से जाने एक डेफिनेशन या फिर एक मीनिंग बताया जाता है कि भाई प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक क्या होता है, अब्सेंट होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक क्या होता है, उपस्थित होता है, यानी कि प्रेजेंट होता है। यानी कि वैसा कोशिका जिसमें केंद्रक रहे कहलाएगा यू, और जिसमें केंद्रक नहीं रहे कहलाएगा प्रो, या वैसा कोशिका जिसमें है ना सच्चा केंद्रक रहे, मतलब ट्रू न्यूक्लियस रहे, पूर्ण विकसित न्यूक्लियस रहे कहलाएगा यूकैरियोटिक कोशिका, और जिसमें झूठा केंद्रक रहे, फॉल्स न्यूक्लियस रहे, अल्प विकसित केंद्रक रहे या केंद्रक रहे ही नहीं वास्तव में, वो क्या कहलाएगा प्रोकैरियोटिक कोशिका यानी प्रोकैरियोटिक सेल कहलाएगा। तो एक अब हम लोग इसी को थोड़ा सा क्या करते हैं, डिटेल समझने का प्रयास करते हैं। दूसरी बात, जब भी हम कभी बंटवारा का बात करते हैं तो कोई ना कोई बेसिस होता है जी, ठीक है। जैसे कोशिका का बंटवारा हमने क्या यू और प्रो और यू में, तो कोई ना कोई तो आधार होगा। तो यहाँ पे अगर हम आधार के बारे में सोचेंगे तो इसका जो संरचनात्मक विकास हुआ यू और प्रो का, मतलब यू और प्रोकैरियोटिक का जो विकास हुआ, संरचनात्मक जो विकास हुआ एंड स्ट्रक्चरल जो डेवलपमेंट हुआ, उसके बेसिस पे हम दो जो है भाग में इसको यहाँ पे हम लोग बांट रहे हैं, ठीक है। तो एक तरीके से अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये आधार के रूप में क्या हुआ बताइए तो संरचनात्मक है ना क्या चीज बताइए तो विकास, यानी स्ट्रक्चरल जो डेवलपमेंट हुआ है ना, उसके आधार पे भी हम बात करेंगे। ये 2 तरह का क्या है बताइए तो होता है प्रो और यूकैरियोटिक कोशिका। थोड़ा सा जो बेसिक बात है उसके बारे में लोग आज चर्चा करते हैं, देखिएगा ध्यान से देखोगे, ठीक है, ऐसे देखिएगा है ना। तो पहले तो दिमाग में बैठिए कि कोशिका कितने तरह का, अगर विकास के आधार पे, उसके संरचनात्मक विकास के आधार पे बात करें तो 2 तरह का होगा, प्रो और यू 2 तरह का होगा, ये आप दिमाग में रखिए। थोड़ा सा हम आते हैं इसके डायग्राम पे आते हैं, ठीक है, और डायग्राम से क्लियर करने का प्रयास करते हैं हर एक चीज को। देखिएगा यहाँ पे ऐसे देखिएगा है ना, देखिए प्रोकैरियोटिक कोशिका का अगर मैं बात करूं तो इसके उदाहरण के रूप में है ना, उदाहरण के रूप में है ना कौन आएगा तो मुख्य रूप से जीवाणु आता है। कौन आता है तो जीवाणु। आगे हम लोग देखेंगे या आप पहले भी सुने होंगे कि अगर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अनुसार अगर हम बात करें, जीवों का जो 5 जगतीय वर्गीकरण है, आर.एच. व्हिटेकर ने दिया था इस वर्गीकरण को 1969 में है ना, 1969 ईस्वी में। आप इस चीज को याद रखेंगे कि 1969 ईस्वी में आर.एच. व्हिटेकर ने पूरे जीव को, सारे जीव को कितने
ग्रुप में बांटा 5, और प्रत्येक ग्रुप को हमने क्या कहा बताइए तो जगत, इसलिए सारे जीव कितने जगत में बट गया 5, ठीक है। तो उसके अनुसार अगर हम बात करें तो जो एक जगत है ना, किंगडम जो मोनेरा, किंगडम मोनेरा है ना, किंगडम मोनेरा, तो ये मोनेरा जगत जो है किंगडम है ना, किंगडम मोनेरा, ठीक है, किंगडम मोनेरा यानी कि मोनेरा जगत जो है, मोनेरा जगत है ना ये, और इसका मुख्य उदाहरण जो होता है, मेन जो एग्जाम्पल होता है वो होता है जीवाणु। क्या होता है बताइए तो जीवाणु। यानी कि अगर हम प्रोकैरियोटिक कोशिका का डायग्राम बना रहे हैं, चित्र बना रहे हैं, तो आप याद रखिए, दिमाग में इस चीज को बैठाइए कि हम किसका ऑलमोस्ट हम किसका चर्चा कर रहे हैं, तो जीवाणु का चर्चा कर रहे हैं। क्लियर? यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका का चर्चा करने का मतलब किंगडम मोनेरा का चर्चा, और किंगडम मोनेरा का चर्चा करने का मतलब जीवाणु का, है ना। ये यानी कि प्रोकैरियोटिक कोशिका का मतलब जीवाणु का कोशिका का संरचना यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। और यूकैरियोटिक कोशिका है ना का अगर हम बात करेंगे तो इसमें बहुत सारे जीव आ जाएंगे, फंगस आ जाएंगे, है ना, जो है प्रोटोजोआ वगैरह आ जाएगा, प्लांट आ जाएगा, एनिमल आ जाएगा, ये सारा किस में आएगा तो यूकैरियोटिक कोशिका में। तो पहले हम एग्जाम्पल का ही चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद हम डायग्राम पे आएंगे। अगर हम यूकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण का बात करें, है ना, ये ऊपर वाला का मैं यहाँ पे ऐसे लिख रहा हूँ, है ना, इसका यूकैरियोटिक का। तो देखिए हमने कहा सारे जीवों को 5 किंगडम में बांटा आर.एच. व्हिटेकर ने 1969 में। उसके अनुसार से एक जगत का सारा जीव यानी कि जीवाणु किसमें आ गया, प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण। तो बाकी जो 4 किंगडम बच गया, किंगडम प्रोटिस्टा हो गया, किंगडम फंजाई हो गया, किंगडम प्लांटी हो गया, किंगडम एनिमलिया हो गया, मतलब प्रोटिस्टा जगत, जो है कवक जगत, है ना, जो है पादप जगत और जंतु जगत, ये 4 जगत किसका उदाहरण होगा, मतलब 4 जगत के अंतर्गत जितने भी जीव आएंगे, यानी जितने भी जंतु हैं, जितने भी पौधे हैं, जितने भी कवक हैं, जितने भी प्रोटिस्टा हैं, सारे का शरीर जो है किस तरह के कोशिका से मिलकर के बना होगा, तो यूकैरियोटिक कोशिका से मिलकर के बना होगा। क्लियर हो गया? तो अगर मैं आपसे उदाहरण पूछूं कि यूकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण कौन कौन होगा, तो आपको यहाँ पे है ना आंसर देना होगा। क्या चीज बताइए? तो आपको बोलना है सर ये जो किंगडम यानी कि प्रोटिस्टा जगत जो है, प्रोटिस्टा है ना जगत जो है, जगत का क्या चीज बताइए तो जीव, है ना, प्रोटिस्टा जगत का जीव जितना भी इसका उदाहरण होगा, अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, है ना, ये सब जो है ना किसका हो गया उदाहरण बताइए तो यूकैरियोटिक कोशिका का। किसका उदाहरण हो गया बताइए तो यूकैरियोटिक कोशिका का, तो प्रोटिस्टा जगत का जीव। दूसरा अगर हम बात करें तो कवक जगत, यानी कवक जगत के अंतर्गत मतलब जितना भी कवक आएगा, है ना, ये जगत लिखा हुआ है, जगत लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें ईस्ट का बात करें, है ना, ये ईस्ट का बात करें, है ना, ये राइजोपस का बात करें, राइजोपस का बात करें, ठीक है, ये राइजोपस लिखा हुआ, देखिए एक बार मैं ऐसे करके दिखा दे रहा हूं, राइजोपस, ठीक है, ये राइजोपस का बात करें, है ना, बहुत सारा है। जैसे अगर हम बात करें मशरूम का नाम सुने हो, मशरूम का नाम सुने हो जी, तो ये मशरूम जो है यानी कि है ना, ये मशरूम जिसको हम लोग छाता कहते हैं खाने वाला, ठीक है, तो ये मशरूम वगैरह जो है इसका कवक का उदाहरण है। एक दो उदाहरण भी साथ में देखते चलिए कि कवक जगत के उदाहरण के रूप में क्या क्या आएगा। इसके अलावा हमने कहा पादप जगत, तो पादप जगत जो होगा, पादप जगत का जो जीव होगा, है ना, पादप जगत का क्या चीज जीव, यानी कि जितने भी क्या चीज है ना सभी क्या चीज बताइए तो पादप, तो इसके अंतर्गत आएगा पादप। पादप का मतलब क्या हुआ जी, पौधा। पादप का मतलब क्या होगा जी, पौधा, है ना, यानी कि पौधा के ये है ना, ये पौधा, ठीक है, ये दिस इज पौधा। और नेक्स्ट अगर हम बात करें जितने भी जंतु है यानी कि जंतु जगत, जंतु जगत, है ना, जगत का जीव, यानी कि है ना, यानी कि जितने भी सभी जो जंतु हैं वो किसके अंतर्गत आएगा, है ना, यूकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत। यानी सुनिए ये सारे जीव का शरीर किस तरह के कोशिका का बना होगा, तो यूकैरियोटिक कोशिका का। ये सारे जीव का शरीर का अगर मैं बात करूं किसका बना होगा, तो यूकैरियोटिक कोशिका का बना हुआ, ठीक है। और अगर मैं बात करूं जीवाणु का अगर शरीर जो है किसका बना होगा, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका का बना होगा। सबसे पहले ये उदाहरण क्लियर करना बहुत जरूरी था, बच्चा बहुत कंफ्यूज करता है जब बताते हैं कि देखिए बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण है, तो बच्चा सोचता है कि यार प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक क्या होता है, तो वो चीजों को यहाँ पे हमने क्लियर किया, ठीक है। हम पढ़ाते पढ़ाते अगर यूज कर रहे हैं कि देखिए ईस्ट है, मशरूम है, राइजोपस है, या पौधा जो है प्लांट जो है यूकैरियोटिक कोशिका का बना होता है, अब बच्चा जो है उस कॉन्सेप्ट को क्या समझेगा, वो पीछे पड़ जाता है कि ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका क्या होता है।
तो बेसिक्स एकदम जो है कंप्लीट होना चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। तो मैं आशा करता हूं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण समझ में आया होगा। अब थोड़ा सा हम लोग 5 मिनट इसके डायग्राम पे, चित्र पे ध्यान दे लेते हैं, है ना, इसके संरचना का बात कर लेते हैं, क्या क्या अंतर है दोनों में, बेसिक अंतर क्या क्या है, ये सारा चीज क्या होगा तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए देखिए यहाँ पे, तो अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पे अब डायग्राम का हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे देखिए हाँ यहाँ पे देखिए, तो ये हम बात कर रहे हैं बैक्टीरियल, पहले प्रोकैरियोटिक कोशिका का ही चित्र बना लेते हैं। देखिए जी, तो ऐसा बना होगा, ठीक है, ये इस तरीके से ऐसे ऐसे, है ना, ये ऐसे ऐसा कुछ, है ना, बना होगा। पहले मैं फटाफट जो है इसका जो है क्या बना लूँ तो डायग्राम बना लूँ, है ना, ये इस तरीके से। और इसमें जो है देखिए, अगर आप ध्यान दोगे, जब भी कोई डायग्राम बनाते हो तो उसका बेसिक्स को समझना बहुत जरूरी, बहुत जरूरी। बेसिक का मतलब कि डायग्राम को हम शुरुआत कहाँ से करें यार, कहाँ से शुरू करें, वाकई में इसमें क्या क्या होता है कि समझाते समय सारा चीज समझ में आ रहा है, और जब बनाने के बारी आता है तो कहाँ से शुरू करें सर, दिक्कत यहाँ पे आ जाता है। तो देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया, 2 बाउंड्री दिया। देखिए, एक बाउंड्री ये, है ना, और दूसरा बाउंड्री ये, है ना, एक आवरण ये और दूसरा आवरण ये दिया। तो देखिएगा यहाँ पे जो बाहर का जो आवरण है किसी भी कोशिका में, ठीक है, अगर 2 आवरण है तब बाहर वाले आवरण को, बाहर वाले बाउंड्री को कहते हैं कोशिका भित्ति। क्या कहते हैं बताइए तो, कोशिका भित्ति। तो ये देखिए कोशिका भित्ति हो गया जी, ठीक है, कोशिका भित्ति हो गया। जब भी हम कोशिका बनाएंगे और अगर उस कोशिका में आपको 2 आवरण दिख रहा है तो बाहरी आवरण को क्या कहेंगे, कोशिका भित्ति कहेंगे, है ना, और इसी को अंग्रेजी में क्या कहेंगे, सेल वॉल कहेंगे, ठीक है ना। कोशिका का हिंदी जो है ये अंग्रेजी क्या हो गया, सेल, और भित्ति, भित्ति का मतलब दीवार, दीवार का मतलब क्या हुआ अंग्रेजी, वॉल हो गया। क्लियर हो गया। चलिए दूसरा, अंदर वाला जो ये आवरण है इसको कहेंगे कोशिका झिल्ली। क्या कहते हैं बताइए तो, कोशिका झिल्ली कहते हैं। और है ना, कोशिका का अंग्रेजी क्या होगा बताइए तो, कोशिका का अंग्रेजी अगर हम बात करें तो सेल, और झिल्ली का क्या होता है बताइए तो, मेम्ब्रेन। इसलिए इसका इंग्लिश का अगर हम लोग बात करें, अंग्रेजी का बात करें, क्या कहलाएगा, सेल मेम्ब्रेन। इसी को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, प्लाज्मा लेमा भी कहते हैं, कई नाम से जानते हैं, यानी सेल मेम्ब्रेन आप अभी ध्यान में रखोगे। तो सबसे पहले हमने बाउंड्री बना लिया, और देखिए ऐसा कुछ संरचना बनाया, इसमें ज़्यादा कुछ इस तरह का होता नहीं है। मान लीजिए जगह पे, एक जगह पे यहाँ पे ऐसा कुछ संरचना पाया जाएगा, आपको दिखेगा, ठीक है, ये इस तरह से दिखेगा, यहाँ पे ऐसे ऐसे, है ना, ये ऐसा कुछ, ठीक है, और इस तरीके से, है ना, यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड मतलब 2 धागा से बना हुआ सर्कुलर, है ना, वलय के रूप में जो है इस तरह से लगेगा, जैसे कि 2 गो धागा, है ना, वलय के रूप में यहाँ पे क्या है तो उपस्थित है। तो सुनिए, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये जो आपको दिख रहा है कोशिका झिल्ली के अंदर जो आपको ये वाला जो दिख रहा है ना, ये अंदर की तरफ जो मुड़ गया, इनफोल्ड कर गया, इन्वेजिनेट कर गया है, अंदर की तरफ जो ये मुड़ गया है, इसको हम लोग एक नाम देते हैं मीसोसोम। क्या बोलेंगे बता तो, मीसोसोम बोलते हैं। तो आप याद रखिए मीसोसोम कहाँ आपको देखने को मिलेगा, तो जीवाणु का जब कोशिका आप देखोगे उसका संरचना, तो मीसोसोम यहाँ देखने को मिलेगा, है ना। ये संरचना को हम लोग कहते हैं जी पॉलीराइबोसोम। क्या कहते हैं बताइए तो, पॉली, है ना, राइबोसोम, पॉलीराइबोसोम, पॉलीराइबोसोम कहेंगे। क्या कहेंगे बताइए तो, पॉलीराइबोसोम कहेंगे या राइबोसोम कहेंगे, कुछ भी आप कह सकते, राइबोसोम या राइबोसोम। सुनिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर हम बात करें इस तरीके से, देखिए यहाँ पे देखो, और इंग्लिश में अगर लिखना चाहोगे तो ऐसे होगा, पॉली और राइबोसोम या राइबोसोम। सुनिए, नाम के पीछे देखो रीजन है, ये ऐसा डायग्राम आपको दिखे ना कहीं पे भी, देखिए एगो बड़का यूनिट, बड़का इकाई ऐसे, इसके ऊपर एक और लगल रहेगा क्या जी, छोटका, तो इसको कहते हैं राइबोसोम। और आप यहाँ पे आप देख रहे हो कि ऐसा ऐसा एक वो है कि कई है, तो कई है, एक वो है कि कई है, तो कई है, तो कई के लिए हम लोग कौन सा अंग्रेजी का शब्द यूज करते हैं, पॉली। क्या यूज करते हैं, पॉली। ये है क्या, राइबोसोम, तो क्या कहलाएगा, पॉली राइबोसोम कहलाएगा। जो धागा दिख रहा है आपको, ये धागा, जिस धागा से ये बंधा हुआ है, ये एक्चुअली mRNA है, मैसेंजर आरएनए। ये क्या है बताइए तो, वास्तव में ये धागवा क्या है तो मैसेंजर आरएनए है, और यही मैसेंजर आरएनए पे ही राइबोसोम जुड़ा होता है बहुत सारा, तो कहलाता है पॉलीराइबोसोम। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। पॉलीराइबोसोम किसको कहेंगे,
जब बहुत सारे राइबोसोम मैसेंजर आरएनए मतलब ये एमआरएनए है जी, एमआरएनए से जुड़ा हुआ रहेगा तो यही क्या कहलाएगा, पॉलीराइबोसोम। कहाँ देखने को मिल रहा है, तो जीवाणु में देखने को मिल रहा है। देखिए यहाँ पे, और ये जो है ये प्रोकैरियोटिक कोशिका का, ये जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका का, ध्यान दीजिए यहाँ पे, ये प्रोकैरियोटिक कोशिका का जो है ना, ये क्या है, तो आनुवांशिक पदार्थ है, ये आनुवांशिक पदार्थ है। अब देखिए यहाँ पे अगर देखिए इसको हम लोग कहते हैं ये आनुवांशिक पदार्थ है, मान लो डीएनए है, क्या है, डीएनए। आनुवांशिक पदार्थ के रूप में कौन सा जो है मॉलिक्यूल्स, बायोमॉलिक्यूल काम करता है ना, यानी कि तो वो कौन रहता है, बताओ, डीएनए। मुख्य रूप से हमने कहा जब भी अनुवांशिक पदार्थ बोले ना तो आपके दिमाग में दो शब्द आना चाहिए, एक डीएनए और दूसरा का आरएनए। जब भी मैं बोलूं अनुवांशिक पदार्थ तो आपके दिमाग में दो शब्द, डीएनए और दूसरा का आरएनए। और ज्यादातर ऑर्गेनिज्म में, लगभग सभी ऑर्गेनिज्म में कुछ को छोड़ करके, कुछ को है ना, कुछ विषाणु को छोड़ करके, कुछ आरएनए वाला विषाणु को छोड़ करके सारे जीव में अनुवांशिक पदार्थ का काम कौन करता है, तो डीएनए। यही कारण है कि जब भी मैं अनुवांशिक पदार्थ का नाम बात करता हूं तो आपके दिमाग में क्या आता है, डीएनए। तो ये जो प्रोकैरियोटिक कोशिका का क्या है बताइए, तो अनुवांशिक पदार्थ है। क्या है बताइए, तो आनुवांशिक पदार्थ है। अनुवांशिक क्या है बताइए, तो पदार्थ है। सुनिए, ये पदार्थ है, ठीक है, यानी कि डीएनए है जी। देखिए डीएनए है, और देखिए ये आनुवांशिक पदार्थ, इसका अगर आनुवांशिक पदार्थ जो है घिरा होता चारों तरफ से, है ना, क्या चीज से बताइए, तो एक झिल्ली से अगर घिरा होता है ना, तो इसको हम लोग कहते हैं केंद्रक। क्या कहा जाता है, केंद्रक, कि भाई इसमें पूर्ण विकसित केंद्रक उपस्थित है। लेकिन होता क्या है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में झिल्लियां क्या होता है, गायब होता है। झिल्ली क्या होता है, गायब होता है। इसलिए इसको हम लोग कह देते हैं, है ना, ये सत्य केंद्रक ना कह करके इसको कहते हैं फॉल्स केंद्रक, फॉल्स न्यूक्लियस, यानी कि झूठा केंद्रक। मतलब झूठा का मतलब जो होना चाहिए वो है नहीं, है ना, मतलब आधे अधूरे, अल्प विकसित केंद्रक। तो देखिए यहाँ पे ये जो डीएनए सिर्फ है, यहाँ पे इसके चारों तरफ आवरण नहीं है, जिसको हम लोग केंद्रक का आवरण कहते हैं, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो कहते हैं वो नहीं है, इसलिए इसको हम लोग सीधे कहते हैं फॉल्स न्यूक्लियस। क्या कहेंगे, फॉल्स न्यूक्लियस। और फॉल्स न्यूक्लियस का मतलब क्या हुआ, असत्य केंद्रक। असत्य केंद्रक का मतलब क्या हुआ, झूठा केंद्रक। तो ये हुआ असत्य केंद्रक, झूठा केंद्रक। या अगर आपका मने है, आपका अगर मन ही है कि नहीं, हम क्या बोले बताइए, तो है ना, आपका अगर मन ही है कि हम बोले इसको क्या बोले, है ना, बोले इसको केंद्रक, तो आप इसको आप कह सकते हो न्यूक्लियोइड, है ना, ऐसे कह सकते हो, ऐसे देखिए न्यूक्लियोइड। क्या कहिए बताइए, तो न्यूक्लियोइड, यानी है ना, लॉइड, न्यूक्लियोइड, यानी न्यूक्लियस नहीं, न्यूक्लियोइड बोलना है, न्यूक्लियोइड बोलना है, न्यूक्लियोइड बोलना है। क्लियर हो गया, चलिए, तो ऐसा कुछ है। अच्छा देखिए, ये भी जो डीएनए है जी, ये भी एगो, ये जो केंद्रक वाला झूठा केंद्रक वाला जो डीएनए है, इसके अलावे, है ना, और जो है डबल स्ट्रैंड का दो धागा का बना हुआ डीएनए पाया जाता है। इसको हम लोग कहते हैं, क्या चीज बताइए, तो प्लाज्मिड। क्या कहते हैं बताइए, तो प्लाज्मिड कहते हैं। तो ये जो प्रोकैरियोटिक कोशिका यानी बैक्टीरियल कोशिका जो है, उसमें आपको देखने को मिल सकता है ना, प्लाज्मिड। कोई जरूरी नहीं कि सब में प्लाज्मिड रहे ही रहे, सारे जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका में, लेकिन इसमें होता, अगर होगा तो किसमें होगा, तो इसमें आपको देखने को मिलेगा। क्लियर, यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका में। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं, क्या चीज बताइए, तो है ना, आगे बढ़ते हैं कहां पे, तो थोड़ा सा मैं चर्चा कर लेता हूं यूकैरियोटिक कोशिका का, थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं यूकैरियोटिक कोशिका का। एक बार फिर से मैं रिमाइंड करा दूं, आपको याद दिला दूं, है ना, एक बार फोकस करा दूं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत आपको क्या क्या मिला। तो पहला हमने कहा कोशिका भित्ति मिला, है ना, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए। पहला कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति बाहर वाला आवरण, अंदर वाला आवरण कोशिका झिल्ली, और यहाँ पे पॉलीराइबोसोम आपको देखने को मिला। यहाँ पे हमने कहा कि प्लाज्मा झिल्ली, यानी कि प्लाज्मा झिल्ली का मतलब सेल मेम्ब्रेन, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली, दोनों एक ही चीज हुआ, कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली। ये मुड़ जाता है, उसको कहते हैं मेसोसोम। तो आपको ये मेसोसोम यहाँ पे देखने को मिला। यहाँ पे आपको प्लाज्मिड, जो कि दो धागे का बना होता है। प्लाज्मिड एक्चुअली वास्तव में क्या होता है बताइए, तो ये भी एक डीएनए ही होता है, लेकिन इसको कहते हैं
एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए, न्यूक्लियस के अलावे डीएनए मौजूद है, इसको प्लाज्मिड कहते हैं। और ये होता है प्लाज्मिड क्या, वास्तव में डीएनए होता है। चलिए, और प्रोकैरियोटिक कोशिका का है ना अगर बात करें उदाहरण जो है तो क्या होता है, किंगडम मोनेरा का जितना भी सदस्य वो है। और किंगडम मोनेरा में आता कौन है बताइए, तो जीवाणु आता है, इस बात को आप ध्यान देंगे। चलिए, अब थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं जी यूकैरियोटिक कोशिका को। अगर आप चाहें तो इसको देखो, प्रोकैरियोटिक कोशिका का जितना भी कंटेंट है, अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर है ना आप एक इसका जो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर इसको आप पहले उतार लीजिए रोक करके वीडियो को, फिर हम लोग चलेंगे किधर, यूकैरियोटिक कोशिका की तरफ। ठीक है, तो मैं साइड हो जाता हूं, है ना, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर इसको साइड कर रहा हूं, ठीक है। अच्छा देखिएगा इसका, है ना, जब स्क्रीनशॉट लोगे तो यहाँ पे देखिए ये जो उदाहरण लिखे थे वो ये वाला उदाहरण किसका है जी, यूकैरियोटिक कोशिका का, है ना। इसको प्रो में मत मिला दीजिएगा, ये किसका उदाहरण है, यूकैरियोटिक कोशिका का, है ना। प्रोटिस्टा जगत, कवक जगत, पादप जगत और जंतु जगत, ये यू का उदाहरण है। उसका थोड़ा सा फोटो देख लेते हैं, है ना, डायग्राम देख लेते हैं। और दोनों डायग्राम को एक साथ देख लेंगे तो अपने पता चल जाएगा कि बेसिक अंतर जो आधारभूत जो अंतर है दोनों कोशिका में क्या होता है। ठीक है, तो चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं, 2 मिनट इसकी तरफ भी ध्यान देते हैं, है ना। यहाँ पे देखिएगा, देखिए यूकैरियोटिक कोशिका का अगर बात करोगे तो कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा, है ना। अगर पादप कोशिका या जंतु कोशिका का बात ना करें, खाली हम क्या किसका बात करें बताइए, तो है ना यूकैरियोटिक कोशिका का अगर हम बात करें, इसको मिटा दे रहा हूं, ठीक है, जगह बन जाएगा। यहाँ पे देखिए, तो अगर बात करें तो आपको डायग्राम कुछ ऐसा बनाना है, ठीक है, हेक्सागोनल मतलब षष्ठभुजीय बनाना है जी। ठीक है, कैसा बनाना है बताइए, तो षष्ठभुजीय बनाना, आपको ऐसा कुछ डायग्राम बनाना है। थोड़ा सा मैं इसको और इधर कर ले रहा हूं, ठीक है। ये देखिए, देखिए ऐसा कुछ, ठीक है, देखिए, है ना, ये कैसा दिख रहा है, षष्ठभुजीय दिख रहा है, षष्ठभुजीय दिख रहा है। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे देख लीजिए, तो हमने कहा कि कोशिका जब भी बनाओगे, ड्रॉ करोगे, अगर 2 आवरण देना है ना, तो इसमें भी यूकैरियोटिक कोशिका में कितना आवरण होता है, 2 आवरण होता है। देखिए ऐसा, है ना, ऐसे ऐसे और ये ऐसे, ठीक है। और 2 आवरण जैसे ही हमने दे दिया तो आप बताओगे, अभी उसमें हमने बताया था ना कि बाहरी आवरण को बताओ क्या कहेंगे, कोशिका भित्ति। अगर चाहो तो देखो, अगर चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, ये क्या बताइए, तो कोशिका भित्ति, है ना, क्या कोशिका भित्ति। और अंदर वाला को अगर चाहोगे तो ये क्या, किस में एरो दे सकते हो, ये कोशिका झिल्ली हो गया, यानी कि क्या चीज, सेल मेम्ब्रेन हो गया। फिर भी मैं लिख भी दे रहा हूं इसको यहाँ पे, देखिए ई वाला, है ना, ये हो गया क्या चीज बताइए, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति हो गया, क्या हुआ, कोशिका भित्ति, यानी कि सेल बॉल। और ई वाला अंदर वाला क्या हो जाएगा बताइए, तो कोशिका, है ना, कोशिका झिल्ली, है ना, कोशिका झिल्ली, यानी कि सेल मेम्ब्रेन। तो ये हो गया चीफ मिनिस्टर, सेल मेम्ब्रेन, या इसी को देखिए प्राइम मिनिस्टर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा गया, समझने के लिए प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर बोल रहे हैं। तो ये हो गया सेल मेम्ब्रेन, और इसी को क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। और ये क्या होगा, कोशिका भित्ति, शॉर्ट में इसको कहेंगे सेल वॉल कहेंगे, ठीक है, समझिएगा। और देखिएगा सेल, अच्छा देखो जी, यहाँ पे देखो, हमने आप गौर किए कि ये जो झिल्ली है ना, यहाँ पे अगर हम बात करें, देखिए ऐसे देखिए, इधर देखिए तो ऐसे देखिए, यहाँ पे आप ये गौर किए होंगे कि ये जो प्लाज्मा झिल्ली, इसके अंदर डॉट 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 हमने बहुत सारे डॉट्स दिए हैं। तो पता है ये डॉट क्या दिखा रहा है, वो कोशिका झिल्ली के अंदर द्रव्य भरा होता है, ठीक है, और उसी द्रव्य में ये सारा संरचना जो आपको दिख रहा है ना, वो सारा उसी द्रव्य में होता है। तो इस द्रव्य को हम लोग कहते हैं कोशिका द्रव्य। क्या कहते हैं बताइए, तो कोशिका द्रव्य कहते हैं, क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य कहते हैं। और अंग्रेजी में इसे कहते हैं साइटोप्लाज्म कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। क्लियर हो गया, चलिए अब आते हैं उस पे, आ जाइए, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे, तो अब हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पे कि इसमें भी झिल्ली के अंदर डॉट डॉट जो मैं दिखा रहा हूं, है ना, डॉट 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 जो दिखा रहा हूं, बताइए वास्तव में ये क्या है, तो कोशिका द्रव्य है। क्या है बताइए, तो कोशिका द्रव्य है। और इसी कोशिका द्रव्य में सारा संरचना क्या रहेगा, तो मौजूद रहेगा। चलिए, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे देखिए कोशिका के लगभग बीचों बीच
है ना। यहाँ पे कुछ ऐसा संरचना आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये एक आवरण पहले आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये आवरण है, और इस आवरण के अंदर, इस आवरण के अंदर, इस झिल्ली के अंदर, है ना, इस मेम्ब्रेन के अंदर आपको ऐसा कुछ धागा नुमा संरचना ऐसे उलझा हुआ आपको मिलेगा, ठीक है। ये तो ये धागा जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इस धागे को हम लोग क्या कहते हैं, क्रोमैटिन फाइबर। क्या कहते हैं, क्रोमैटिन फाइबर। धागा, ये धागा क्या हो गया बताइए, तो ये धागा हो गया क्रोमैटिन फाइबर। ये धागा जो दिख रहा है ये कहलाएगा क्रोमैटिन फाइबर। क्या कहलाएगा, क्रोमैटिन फाइबर कहलाएगा। आप अंग्रेजी में लिखिए, है ना, या हिंदी में लिखिए, ये क्रोमैटिन फाइबर कहलाएगा। क्लियर हो गया। और क्रोमैटिन फाइबर जिस आवरण से ढका हुआ है, इसको, इस आवरण को, सिर्फ आवरण को, मैं इसका सिर्फ बात कर रहा हूं जी, इसका बात कर रहा हूं, देखिए, है ना, इसका मैं बात कर रहा हूं, तो इसको हम लोग कहते हैं केंद्रक आवरण या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, या केंद्रक झिल्ली कहते हैं। तो ये हो गया केंद्रक झिल्ली हो गया। क्या हो गया, केंद्रक झिल्ली हो गया। क्रोमैटिन फाइबर प्लस केंद्रक झिल्ली और दोनों को मिला दोगे तो यही क्या कहलाएगा, केंद्रक। क्या कहलाएगा, केंद्रक। ये केंद्रक, इस केंद्रक को हम लोग कहते हैं सत्य केंद्रक। क्या कहेंगे, सत्य केंद्रक। और सत्य केंद्रक का मतलब क्या हुआ, तो ट्रू न्यूक्लियस। क्या हुआ, तो ट्रू न्यूक्लियस मतलब, अच्छा, ट्रू किसको कहेंगे, सत्य किसको कहेंगे, जो पूर्ण विकसित होगा, जो होना चाहिए अगर वो है तो बोलेंगे वो सत्य है ना, जो नहीं है वो उसका असत्य बोलेंगे। तो इसमें होता है, तो देखिए केंद्रक जब भी दिमाग में आए ना तो दो बात सोचिएगा। पहला क्या चीज, क्रोमैटिन फाइबर, और दूसरा क्या चीज बताइए, केंद्रक झिल्ली। अगर ये दोनों है मतलब केंद्रक क्या सा बताइए, तो कैसा, सत्य वाला, मतलब ट्रू वाला, यानी उसको न्यूक्लियस खाली कहेंगे। ट्रू न्यूक्लियस कहिए या न्यूक्लियस कहिए, ठीक है, केंद्रक कहिए। चलिए आगे। अब इसमें बहुत तरह का संरचना आपको देखने को मिलेगा, तो मैं कुछ कुछ को दिखा दे रहा हूं, है ना, जो यहाँ पे मोटा मोटी हम लोग बात कर लेते हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा बेसिक अंतर क्या है दोनों में। तो देखिए, आपको जगह जगह पे देखिए यूकैरियोटिक कोशिका में ऐसा संरचना देखने को मिल सकता है। अच्छा, दूसरी बात, एक बात मैं यहाँ क्लियर कर दे रहा हूं कि इस डायग्राम में पादप कोशिका और जंतु कोशिका, जो कि यू का ही टाइप है, यूकैरियोटिक का ही टाइप है, दोनों वाला कोशिकाओं को हम एक साथ यहाँ दिखाएंगे, ठीक है। तो ये नहीं सोचना है कि अरे पादप वाला भी या जंतु, चूंकि दोनों का कंबाइंड रूप दिखा रहे हैं, यूकैरियोटिक कोशिका को ही आगे चल करके हम बांटेंगे पादप कोशिका और जंतु कोशिका में, तो दोनों वाला कोशिकाओं को एक साथ यहाँ पे हम दिखा दे रहे हैं, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे, हाँ जी, तो यहाँ पे आइए, इसको कहते हैं, इसको कहते हैं, पहले इसको स्थिर हो लेने दीजिए, इसको कहते हैं, देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया। क्या कहते हैं बताइए, तो माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। ये आप अंग्रेजी में लिखे, हिंदी में लिखे। दूसरी बात, जो नए बच्चे हैं ऑफलाइन क्लास में, जो नए बच्चे हैं वो ये वीडियो एकदम जरूर देखिए और पूरा देखिएगा कंप्लीटली, है ना, क्योंकि आपका जो पिछला छूटा हुआ है, एक वीडियो में आपका बहुत चीज कवर होने वाला है, ठीक है। कोशिका वाला अगर टॉपिक अगर आपका छूटा होगा तो इसको जरूर पूरा का पूरा देखिएगा। देखिए यहाँ पे, हाँ, ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया जी, है ना। ऐसा ही कुछ संरचना इधर देखो आपको देखने को मिलेगा, है ना, लेकिन थोड़ा सा आपको डिफर मतलब अलग देखने को मिलेगा ऐसा संरचना। अगर ऐसा संरचना आपको देखने को मिले तो इसको हम लोग कहते हैं लवक। क्या कहेंगे, लवक कहेंगे, है ना, इसको क्या कहेंगे, लवक कहेंगे। तो देखिए ये हो गया लवक, यहीं पे लिख दे रहा हूं जी, ये लवक है ना, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा, इधर लिखने का जगह आपको, है ना, मिलेगा नहीं, लवक। और आप उतारते समय बढ़िया से देखिए, तो ये लवक है, और लवक का अंग्रेजी था प्लास्टिड, तो आप इसको लवक कहिए या प्लास्टिड कहिए, ठीक है। ऐसा देखिए, हाँ, तो यहाँ पे देखिए, इसको घेर नहीं रहे हैं, घेरेंगे तो फिर ऐसा ना लगे कि वो भी संरचना ही है, वो है ना, संरचना ही लगे, ऐसा ना लगे आपको। देखिए ये सिर्फ क्या लिखा हुआ, लवक लिखा हुआ, इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए, अच्छा, केंद्रक से देखिए कुछ ऐसा जो है ना संरचना आपको बाहर दिखेगा, है ना, चारों तरफ, है ना, ये मैं दिखा रहा हूं इधर जरूर, ये चारों तरफ घेरे हुए रहता है, और इसके आगे कुछ ऐसा संरचना होता है ना, ये ऐसा संरचना होता है इस तरीके से, ऐसे, ठीक है, इस तरीके से ऐसा संरचना। और मैं बार बार कर रहा हूं कि चारों तरफ रहेगा जी, तो है ना, कोई दो तीन जगह या कहीं पे एक दो जगह पे दिखा लेते, लीजिए ऐसे अगर है, ऐसे 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 है, और ये संरचना ऐसा कुछ रहेगा, ऐसा कुछ रहेगा, ठीक है, ये इस तरीके से। सुनिए गौर से देखो,
यहां पे ध्यान दीजिए, ई वाला संरचना को कहते हैं यहां से, है ना, यहां तक देखिए, यहां से यहां तक वाला संरचना को, ठीक है, यहां से यहां तक वाले संरचना को कहते हैं ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या कहेंगे? ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतः प्रद्रवी जालिका, हिंदी में कहते हैं उसको ER, शॉर्ट में कहते हैं अंतः प्रद्रवी जालिका, वो शॉर्ट में ER कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वो छोटा रूप है। चलिए ER, इसको देखिए यहां से यहां तक को हम कहते हैं, इसको ई वाला जो संरचना आपको दिख रहा है, ये यहां से यहां तक इसको कहते हैं हम लोग गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी, GB, गोल्जी बॉडी का छोटा रूप क्या है? तो गोल्जी बॉडी का छोटा रूप जीबी है, उसको गोल्जी कॉय भी कहते हैं, बहुत सारा नाम है, गोल्जी कॉय है, गोल्जी बॉडी है। आगे जब चैप्टर हम लोग चैप्टर का यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखेंगे, मतलब नेक्स्ट टॉपिक में जब एंटर करेंगे, डिटेल इसका जब अध्ययन करेंगे, तो वहाँ पे ऐसे भी चर्चा करूंगा, ठीक है। ये तो बस हम है ना, यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, प्रो और यू में क्या बेसिक अंतर है, वो डायग्राम से हम लोग देख रहे हैं। तो ज्यादा डिस्कस डिटेल नहीं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे, हाँ, तो ये इंट्रोडक्टिव क्लास देखिएगा, ये लबक हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, ये AER हो गया और जीबी हो गया। को देखिए कोशिका को पहचानिए कि कोशिका में कौन कौन सा अंग होता है। मैं नाम लूंगा, हमेशा नाम लेते रहता हूँ पढ़ाते समय, तो वहां पे बच्चा को लगता है ये क्या बोल रहे हैं, जीबी क्या होता है, गोल्जी बॉडी क्या होता है, ER क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, लबक क्या होता है, ये सब है। तो ध्यान से देखिए। इसके अलावा देखिए बहुत सारा संरचना आपको देखने को मिलेगा, ऐसा वैक्यूम, खाली जगह मिलेगा, तो इसको कहते हैं रिक्तिका। क्या कहते हैं बताइए? तो रिक्तिका कहते हैं, रिक्तिका कहते हैं। और रिक्तिका का अंग्रेजी होता है वैक्यूल। क्या होता है बताइए? तो वैक्यूल होता है। तो आप याद रखिए, ये रिक्तिका है, वैक्यूल है ना। और भी संरचना पाया जाता है जगह जगह पे, देखिए है ना, ऐसा संरचना आपको देखने को मिलेगा, मैंने उसमें भी डिस्कस किया था कि देखिए वो बड़का इकाई नीचे में और ऊपर में छोटका इकाई, जगह जगह पे ये है ना, बहुत जगह ऐसे रहेगा उपस्थित, ठीक है, ये इस तरीके से रहेगा, देखिएगा, है ना, ये ऐसे रहेगा। इसको हम लोग क्या कहते हैं? राइबोसोम। चूंकि अलग अलग है तो खाली इसको हम लोग राइबोसोम के या राइबोसोम के नाम से इसको जानेंगे। तो ये राइबोसोम पहचानिए, अभी डायग्राम पहचानिए कि इसको क्या बोलते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग यहाँ पे और थोड़ा सा आगे चर्चा करते हैं, एक दो और संरचना है उसका भी चर्चा कर लेते हैं। देखिए आपको कुछ ऐसा थैलीनुमा, है ना, संरचना आपको देखने को मिलेगा, जहां जगह जगह पे, है ना, थैलीनुमा संरचना देखने को मिलेगा, जिसमें पाचक एंजाइम भरा हुआ होता है जी। तो इस थैली को हम लोग कहते हैं लाइसोसोम। क्या कहते हैं बताइए? तो लाइसोसोम कहते हैं। तो ये लाइसोसोम हो गया, आप ध्यान दोगे, ये लाइसोसोम है, इसमें पाचक एंजाइम भरा हुआ होता है, ठीक है। तो ये लाइसोसोम हो गया। इसके अलावा देखिए केंद्रक के आसपास आपको टी आकार का ऐसा कुछ संरचना देखने को मिलेगा, इसको हम लोग नाम देते हैं सेंट्रोसोम। तो चूंकि लिखने का कहीं पे जगह है नहीं, है ना, तो अंदर में ही जगह, तो मैं वहीं पे लिख दे रहा हूँ, आप बाहर करके लिखना, क्या कहेंगे उसको? सेंट्रोसोम। तो ई वाला डायग्रामा क्या है बताइए? तो सेंट्रोसोम है। ये क्या है? सेंट्रोसोम है। मैं यहीं पे डायग्राम के अंदर ही लिख दे रहा हूँ, लेकिन आपको बाहर लिखना है, ठीक है। सेंट्रोसोम है, मेरे पास उस साइड में जगह नहीं था तो हमने यहाँ पे लिख दिया सेंट्रोसोम। टी आकार का संरचना केंद्रक के आसपास में उपस्थित रहेगा। तो ये मेन जो संरचना है आपको याद रखना है। जब मैं राइबोसोम बोलूं, माइटोकॉन्ड्रिया बोलूं, लबक बोलूं, गोल्जी बॉडी बोलूं, ER बोलूं, है ना, लाइसोसोम बोलूं, वैक्यूल बोलूं, ये सारा जो है न्यूक्लियस केंद्रक बोलूं, तो आपको समझ में आना चाहिए। अब देखिए दोनों डायग्राम को अगर एक साथ देखोगे, है ना, अगर दोनों डायग्राम को देखिए एक साथ अगर हम लोग देखेंगे, थोड़ा सा छोटा करने का प्रयास कर रहा हूं, देखिएगा यहाँ पे। तो पहले तो ऐसा करते हैं ना, इसका इंडिविजुअल आप अलग से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या आपका है ना, इसका अगर साथ में चित्र बनाते चल रहे होंगे तो बहुत अच्छी बात है, या आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और उसके बाद मैं दोनों को एक साथ कंबाइन करके दिखाने का प्रयास करता हूं, ताकि अगर होता क्या है, कभी कभी फिगर मिक्स हो जाता है छोटा करने के लिए, इसलिए आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए यहाँ पे अब मैं इसको करने का प्रयास करता हूँ, एक साथ लाने का प्रयास करता हूँ। देखिएगा अगर छोटा होता है थोड़ा सा तो बहुत बढ़िया, देखिए, हाँ देखिएगा। अब इसको दोनों को एक साथ हम देख करके थोड़ा सा जो अंतर है ना, जो अंतर है उसको हम लोग देख लेते हैं। दोनों डायग्राम आपके सामने है। अब कौन कौन सा अंतर होगा आप खुद से देख करके भी बता सकते हो, जो बेसिक अंतर है, बाकी तो काफी डिटेल में जब हम लोग देखेंगे तो वहां पे ये चर्चा करें। दूसरी बात,
जनरल कंपटीशन के लिए इतना काफी है जी, ये डायग्राम का डेप्थ, ठीक है ना। तो ये और क्या करेंगे आगे जब सेल को डिटेल में पढ़ेंगे तो सारे संरचना का जो है डायग्राम देख लेंगे, उसका फंक्शन देख लेंगे, वो खत्म हो जाएगा कोशिका। चलिए आगे। हाँ लेकिन अभी फिलहाल देखो, अगर मैं अंतर का बात करूं तो देखो ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में देखो क्या क्या अंतर आपको देखने को मिल रहा है। आप डायग्राम में यहाँ पे देखिएगा, है ना, देखिए क्या क्या अंतर देखने को मिल रहा है। सुनिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिएगा। अब अगर हम बात करें, देखिए हाँ ये डायग्राम थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। हमने कहा था ना कि डायग्राम छोटा करके में हो सकता है कि डायग्राम मतलब ये हो जाए, तो आप ये चीज तो पहले आप स्क्रीनशॉट लिए हुए हैं, बनाए हुए डायग्राम में, नहीं तो पीछे जाके बना लीजिएगा। ये अंदर वाला मेम्ब्रेन, ये बाहर वाला मेम्ब्रेन, ठीक है। अब तो खाली हम लोग को अंतर देखना है, पढ़ तो लिए सारा चीज। देखिएगा तो देखो इसमें अगर हम अंतर लिखेंगे तो पहले ये देखो, इसमें जो है और उसमें नहीं है वो अंतर हो गया। फिर देखेंगे उसमें जो है और इसमें नहीं है वो क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा। तो देखिए बेसिक अंतर क्या, आधारभूत जो अंतर है दोनों में क्या है। अगर हम इधर से ही शुरू करें तो इधर से शुरू कर लेते हैं। देखिए इसमें मीसोसोम है, उसमें मीसोसोम नहीं है, पहला अंतर। तो मीसोसोम बताओ किस में होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में होता है कि यू में होता है। तो आंसर आप क्या दोगे, प्रो में होता है। बात समझ पा रहा है। चलिए आगे। दूसरा अगर हम बात करें, देखिए इसमें आपको प्लाज्मिड देखने को मिल रहा है ना। तो प्लाज्मिड पास है क्या चीज, प्रो। तो प्लाज्मिड किस में, प्रो में है। यू में आपको कहीं पे दिखाया गया है कि नहीं दिखाया गया, तो किस में, इसमें। तो दो अंतर ऐसे ही आपको दिख गया। इसमें जनरली पॉलीराइबोसोम देखने को मिलता है, उसमें जनरली पॉलीराइबोसोम साधारणतः नहीं देखने को मिलता है। इन्हीं की पॉलीराइबोसोम किसमें पाया जाएगा, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में, और उसमें नहीं पाया जाएगा। तो तीन गो अंतर तो बता चुके हैं अभी तक। दूसरी बात, चौथा अंतर देखो ना, इसमें केंद्रक जो होता है झूठा वाला, असत्य वाला, और इसमें केंद्रक है लेकिन इसमें सत्य वाला, और इसमें झूठा वाला। ये दोनों का जो है प्रो और यू में पूछे कोई एक ऐसा अंतर बताओ जो सब पे भारी पड़े, तो यही आंसर देना है कि यूकैरियोटिक कोशिका में सत्य केंद्रक होता है जबकि प्रो में असत्य केंद्रक होता है। सबसे मेन और बड़ा अंतर ई आपको देना है, ठीक है। तो चार अंतर तो ऐसे ही ना दिख गया। अब उधर चलिए, उधर जो होगा और इधर नहीं होगा तो वो भी अंतर हो जाएगा। अब इसमें देखिए जितना भी संरचना दिख रहा है ना, इसको हम लोग कहते हैं कोशिकांग। क्या कहते हैं बताइए, तो कोशिकांग। अरे कोशिका के अंग को क्या कहेंगे, कोशिकांग। कोशिका के अंग को कोशिकांग कहेंगे। तो सुनिए, तो ये कोशिकांग हो गया। तो अब हम क्या बोलेंगे, जितना भी कोशिकांग इसमें आपको देखने को मिल रहा है, खाली राइबोसोम को छोड़ करके। राइबोसोम देखिए यहां भी आपको देखने को मिल रहा है, और राइबोसोम यहां भी पॉलीराइबोसोम के रूप में, और अलग से भी राइबोसोम सिंगल है ना, अकेले भी राइबोसोम यहां पे देखने को मिलेगा। तो ये राइबोसोम को खाली छोड़ दीजिए, अब बाकी जितना भी कोशिकांग इसमें आपको दिख रहा है, ये है ना प्रोकैरियोटिक कोशिका में सब क्या होता है, अनुपस्थित होता है। जैसे देखिए माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोटिक कोशिका में है, अब प्रो में क्या है, नहीं है। अब देख रहे हैं ना। दूसरा हम बात करें क्या चीज, लाइसोसोम का बात करें। देखिए इसमें लाइसोसोम दिखा है, इसमें नहीं दिखा है। इसमें लवक दिखा है यू में, प्रो में लवक नहीं दिखा है ना। यू में ईआर दिखा है, प्रो में ईआर नहीं दिखा है ना। यू में जीबी दिखा है, प्रो में जीबी नहीं दिखा है। तो ये यू में जो है सेंट्रोसोम दिखाए हैं, इसमें सेंट्रोसोम नहीं दिखा है। तो जितना भी कोशिका है खाली राइबोसोम को छोड़ करके, राइबोसोम दोनों में पाया जाता है। बार बता रहा हूं कि राइबोसोम यू में भी और प्रो में भी है ना, ये चीज। अब बाकी जितना भी कोशिकांग है सब जो है ना, एक एक करके अगर अंतर देना चाहोगे तो ये इसमें होता है, ये उसमें नहीं होता। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया, लवक, सेंट्रोसोम, रिक्तिका, है ना, और क्या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम सब यू में होता है, और प्रो में क्या होता है, अनुपस्थित होता है। हाँ एक चीज गौर कीजिएगा, अगर बहुत सूक्ष्म लेवल पे सोचोगे तो रिक्तिका उक्तिका थोड़ा बहुत रहता है, जो बैक्टीरिया में भी पाया जाता है, तो उतना छोटा लेवल पे आपसे पूछेगा ना क्वेश्चन, ठीक है ना, ये आप दिमाग में रखिएगा। चलिए, तो ये था है ना प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में जो है बेसिक अंतर था, इंट्रोडक्टिव क्लास था। आज के बाद से मैं स्पेशली अपने ऑफलाइन क्लास वाले बच्चे के बारे में मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको किसी तरह का कोशिका संबंधित शब्द से प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। कि ऐसा नहीं क्लास में पढ़ाते समय बोल रहे हैं तो आपको ये इसमें आप उलझे रहो कि सर क्या बोल क्या रहे हैं। बहुत सारे बच्चे इसी में उलझा हुआ रहता है। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं, ज़्यादा लंबा हो जाएगा, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज यहीं तक, धन्यवाद।